हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि स्त्री धन क्या होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह विषय वस्तु महत्वपूर्ण है, जिसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि स्त्री धन से क्या समझते हैं, स्त्री धन के अंतर्गत कौन कौन से धन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार। ऋग्वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था। एकाधिकार उसे कहा जाता है जिस पर अधिकार बटे हुए न हो, किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित हो। इस ऋग्वैदिक काल में जो परिवार का मुखिया होता था वह पिता होता था और पिता का उस संपूर्ण संपत्ति पर एकाधिकार होता था जो उसके जीते जी किसी को भी नहीं दिया जा सकता था। कालांतर के ग्रंथ विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में लिखा है कि पुत्र को यह अधिकार था कि वह पिता से संपत्ति का विभाजन करा ले, लेकिन जीमूत वाहन ने दाय भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। इस संपत्ति पर स्त्रियां इस पैतृक संसाधन की हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। इस पैतृक संपत्ति पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्रियों का धन या स्त्री धन विवाह के समय मिले उपहारों पर वह स्त्रियों का स्वामित्व था, स्त्रियों का एकाधिकार था और इसे ही स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। यानी विवाह के समय जो भी उपहार स्त्रियों को मिलता था वह संपूर्ण रूप से वह धन स्त्री धन कहलाता था। इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी, लेकिन इस संपत्ति पर उसके पति का भी अधिकार नहीं होता था। स्त्री धन का उपयोग उस स्त्री के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं। यानी स्त्री धन जो था वह केवल उसी स्त्री के लिए था जिसका उपयोग वह स्त्री ही कर सकती थी, जिसे वैवाहिक विवाह के समय उपहारों के रूप में जो वस्तुएं प्राप्त होती थी। इसके कुछ अपवाद मिलते हैं, इसके कुछ ऐसे रूप मिलते हैं जिस रूप में उस धन का उपयोग किया जा सकता था। जैसे परिवार यदि संकट में हो तो इस पति उस स्त्री धन का उपयोग कर सकता था। और इस संबंध में कात्यायन का कथन है कि परिवार के संकट से उबरने के पश्चात पति को स्त्री धन अपनी पत्नी को लौटा देना चाहिए। यानी अगर परिवार संकट में है तो उसका पति उस स्त्री धन का उपयोग कर सकता है, लेकिन जैसे ही परिवार उस संकट से निकल जाए, उस संकट को से ऊपर उठ जाए, वह संकट समाप्त हो जाए, तो पति को अपने उस पत्नी के स्त्री धन को वापस लौटा देना चाहिए। अब हम जानेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने के 6 तरीके कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका था जो स्त्री धन के रूप में विख्यात था कि वैवाहिक अग्नि के सामने स्त्री को जितनी भेंटें मिलती थीं, जितनी उपहार मिलते थे, वह उनके संपत्ति अर्जन का प्रथम तरीका था। दूसरा था वधूगमन के समय मिली हुई भेंट। जब वधू अपने वर के घर जाती थी उस समय जो भी भेंट मिलती थी वह भी उनका धन था, वह भी उनके संपत्ति के अर्जन का माध्यम था। इसके अलावा स्नेह के प्रतीक के रूप में मिली हुई भेंट और माता पिता द्वारा दिया गया उपहार या परवर्ती काल में मिली हुई भेंट या वह सब कुछ जो अनुरागी पति उसे दिया हो, अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, ये 6 मार्ग थे, यह 6 तरीके थे जिनसे स्त्री को धन की प्राप्ति होती थी। जिसमें सबसे पहला वैवाहिक अग्नि के सामने स्त्री को मिली हुई भेंट, वधूगमन के समय मिली हुई भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में मिली हुई भेंट, माता पिता द्वारा दिए गए उपहार,
या परवर्ती काल में मिली हुई भेंट या उसके पति द्वारा जो कुछ भी उसे प्रदान किया गया हो, वह सब उसके संपत्ति अर्जन के तरीके थे। अब मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन के कौन कौन से तरीके थे वह हम देखेंगे। उसमें सबसे पहला तरीका था वह था विरासत से मिली हुई संपत्ति। जैसा हमने ऊपर चर्चा किया कि विरासत से मिली हुई सामग्री में स्त्रियों का कोई बंटवारा नहीं होता था, स्त्रियों का कोई हिस्सा नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में पुरुष के संपत्ति अर्जन के तरीके में पहला तरीका वही था कि विरासत से उन्हें जो भी संपत्ति मिलती थी वह उनके संपत्ति अर्जन के प्रथम तरीके थे। दूसरा था खोज द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति। अगर उन्होंने किसी तरह के खोज से संपत्ति को प्राप्त की हुई हो तो उससे भी वह संपत्ति अर्जन कर सकते थे। तीसरा, खरीदी गई संपत्ति। जिसके पास धन ज़्यादा हो और वो दूसरे की संपत्ति खरीद ले तो उससे भी संपत्ति प्राप्त की जा सकती थी। इसके अलावा विजित करके प्राप्त शक्ति। एक राजा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करता था और उस विजय के उपलक्ष्य में या विजय के समय उस राजा के जो संपत्ति प्राप्त होती थी वह संपत्ति भी संपत्ति अर्जन के तरीके के अंतर्गत आती थी। इसके अलावा निवेश द्वारा प्राप्त संपत्ति, जैसे कोई भी व्यापार या वाणिज्य का कार्य करने से, किसी भी वस्तु को खरीदने में, किसी अन्य कार्य को करने से जो लाभ होता है या जो धन लगाने से वह धन की बढ़ी हुई मात्रा वापस आती है, निवेश द्वारा संपत्ति प्राप्त करने का तरीका था। और छठा था कार्य द्वारा प्राप्त संपत्ति। जो भी व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य के बदले में उसे जो संपत्ति प्राप्त होती है वह कार्य द्वारा प्राप्त संपत्ति कहलाती है। इसके अलावा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट। ये 7 तरीके थे पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन के, और मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं के संपत्ति अर्जन के 6 तरीके थे। और आज के अंक में हमने यह भी जाना कि स्त्री धन किसे कहा जाता है, और इस जो विरासत से प्राप्त संपत्ति होती है उस संपत्ति पर पुरुष और स्त्री में किसका अधिकार होता है, विरासत की संपत्ति किसे प्राप्त होती है। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।